हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स, मानव भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल के जनक कौन है। उसके साथ साथ समझेंगे हम मानव भूगोल के विशेष जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो आपको यहाँ पे याद भी करा दूंगा, तो इसीलिए याद करवाएं गारंटी है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं मानव भूगोल के बारे में और समझते हैं बारीकी से कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा-सा एक बेसिक पॉइंट बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भूगोल होता है, इस भूगोल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक होता है आपका भौतिक भूगोल, एक होता है आपका भौतिक भूगोल यानी फिज़िकल ज्योग्राफी और एक होता है मानव भूगोल, ठीक है? अगर आप 11th-12th में हैं, तो 11th में जो है आपका भौतिक भूगोल होता है, ठीक है? और 12th में जो है आपका मानव भूगोल होता है। इन्हीं दिनों को फिर आगे जो है आपका जब अगर बीए आप करते हैं, तो इन्हीं को जो है विस्तार से यहाँ पे जो आपको अध्ययन करना पड़ता है। इसके साथ-साथ जो है यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होते हैं। तो अगर आप 11th और 12th का एनसीईआरटी का जो भूगोल है उसे आप पढ़ लेते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, तो आपको बहुत ही बेसिक फाउंडेशन यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मानव भूगोल के बारे में समझते हैं, ठीक है? और समझते हैं कि मानव भूगोल ये किसे कहते हैं, उसके जनक कौन-कौन है और उसके बाद विशेष क्षेत्र कौन-कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ विस्तार से आपको पूरी डिटेल में अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। ये क्लास 12th का जो है यहाँ पे ज्योग्राफी में जो है आपका मानव भूगोल मिलेगा। इसका फर्स्ट चैप्टर रहता है मानव भूगोल के प्राकृतिक विशेष क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ से हम लोग इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, माने मानव भूगोल है क्या? अब यहाँ से ध्यान से पॉइंट को समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव भूगोल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भूगोल की हमको परिभाषा तो समझ में आती है कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, अध्ययन करना, ठीक है? क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी का वर्णन करना तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण यानी उसके एटमॉस्फेयर पूरी हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि मानव इसके साथ ऐड कर दिया गया है। अब 2 पॉइंट है समझने वाली बात ये है कि अगर हम भूगोल को वातावरण मान लेते हैं, ठीक है? भौगोलिक वातावरण मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक मानव है और एक भौगोलिक वातावरण है। इनके बीच में जो अंतर संबंध होगा फ्रेंड्स, ठीक है? यानी क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो इस टाइप से, जैसे मान लो कि मानव है, मानव जो भी प्रभाव डालेगा अर्थ पर, यानी अर्थ पे जो कुछ भी है, जो एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है, ठीक है? अगर उसके साथ मानव जब क्रिया करेगा तो कहीं न कहीं वही प्रतिक्रिया मानव पे भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, अगर मान लो कि मानव ने वनों को काट दिया है, ठीक है? मानव ने वनों काट कर इस पे हाईवे या फिर जो है बिल्डिंग वगैरह बना दिया है, तो इसका असर मानव पे भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका असर जो है मानव पे भी पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसमें पॉइंट ये है कि जो मानव है, ये मानव भूगोल, मानव जो है, ये भौगोलिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है, बस इसी का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है फ्रेंड्स। आई होप आप पॉइंट समझ पाए होंगे। इसको विस्तार से समझने के लिए यहाँ पे हम रटजल के अनुसार इसको समझते हैं और रटजल के बता दें कि यहाँ पे जो है रटजल जो है ये मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है? अल्फ्रेड रटजल है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड रटजल और इनको मानव भूगोल का जनक कहा है। तो एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने परिभाषा कहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से ये पॉइंट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने जो जोर दिया है कि कहा है कि मानव जो भूगोल है, ये मानव समाज, पहला पॉइंट मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 3 पॉइंट इसमें जोर दिया गया है। ध्यान से पॉइंट को समझिए तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे मानव जो भूगोल है, ये मानव समाज है। मानव समाज जो मानव पूरी समाज है, जहाँ मानव निवास करती है, पूरी उसकी कल्चर जो है वो मानव समाज है। और इसके बाद धरातल, मानव कहाँ रखा है? आकाश में थोड़ी रहेगा, ठीक है? धरातल पे रहता है। तो धरातल पे जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, सब जो कुछ भी है, वो कहीं न कहीं इसके इसके जो है अनुसार ही काम हो रहे हैं और इसके अनुसार ये काम हो रहा है। मतलब कि मानव मानव जो है धरातल पे जो कुछ भी उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और वही प्रभाव फिर मानव पे पड़ता है, ठीक है? तो यही क्रिया अंतक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है। इन दोनों में जो अंतर संबंध, जो रिलेशन होगा, उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि इनके बीच संश्लेषित अध्ययन करता है। तो यहाँ पे संश्लेषित जो शब्द है फ्रेंड्स वो है संश्लेषण। मतलब कि यहाँ पे संश्लेषण का मतलब होता है जुड़ा होना, मिला होना। अब जो मानव है वो कहीं न कहीं धरातल के बीच जो है कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब कि मानव जो है किससे जुड़ा हुआ? धरातल से जुड़ा। धरातल का मतलब कि वातावरण से, भौगोलिक वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि मानव जो है इससे जुड़ा हुआ और इसके बाद जो है जो क्रिया प्रतिक्रिया होगा कहीं न कहीं मानव समाज पे भी पड़ेगा। तो कहीं न कहीं मानव और भूगोल जो दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम एक तरह से यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे पॉइंट बस इतना समझना है कि जो मानव है फ्रेंड्स, वो भौगोलिक वातावरण के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। रटजल ने बस इतना कहा है कि जो मानव समाज है, यानी पूरी जो मानव समाज है, चाहे जिस देश में रहे, पूरी अर्थ पे जो मानव समाज है वो, और उस धरातल के बीच, मतलब मानव कहाँ रहता है? धरातल पे रहता है। इन दोनों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो, जो अंतर संबंध होगा, कैसा संबंध होगा? संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना।
होना, ठीक है। मानव धरातल से अलग नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि मानव इससे जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कोई क्रिया करेगा, जब क्रिया करेगा तो भाई उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर संबंध ही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। आई होप आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं रटजल की एक शिष्या थी, स्टूडेंट थी एलन सी सैंपल। इन्होंने भी परिभाषा दिया है, और इनकी परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ पाएँगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, सैंपल ने कहा है कि जो मानव भूगोल है, ये अस्थिर पृथ्वी, ठीक है? अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी पृथ्वी क्या है? अस्थिर है, ठीक है? और उसके साथ क्रियाशील जो है मानव है। मानव जो है क्रियाशील है, मानव भाई काम कर रहा है, यानी क्रियाशील है। कहीं न कहीं मानव जो है, जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं पृथ्वी पर भी कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या है कि इनके बीच में कैसा संबंध है? परिवर्तनशील संबंध है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर आज के डेट में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में, तो कहीं-कहीं आज की डेट में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, खेत की जुताई जो होती थी वो बैल से होती थी, लेकिन आज की डेट में क्या होता है, ट्रैक्टर से होता है, बहुत सारी मशीनें होती हैं, उससे जो जुताई होती है। तो कहीं न कहीं जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील संबंध हो रहा है, परिवर्तनशील जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं मानव कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मानव क्रियाशील है, जो मानव काम कर रहा है, कहीं न कहीं ये अस्थिर जो पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी जो अस्थिर है, अस्थिर पृथ्वी मतलब ये हो, जो पृथ्वी कहीं न कहीं हमारी जो है वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, ठीक है? तो अस्थिर का मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, समझने वाली बात है कि यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी तो गति कर रहा है, ठीक है? लेकिन उसका आकार स्थिर है, ठीक है? पृथ्वी तो गति कर रहा है, बट उसका आकार जो है स्थिर है। भाई ज़मीन अगर मान लो इतना है, ज़मीन जो इतना है, तो ज़मीन का भाग मान लो अगर इतना ज़मीन है, ठीक है? इतना ज़मीन है, तो ज़मीन तो वहीं पे रहेगा, है ना? ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, तो ज़मीन बल्कि घट रहा है। यहाँ पे समुद्र जो स्तर है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट जो है 29% हो, जहाँ 30% था पहले धरातल, वो 29% हो गया है। तो कहीं-कहीं 71% जल हो गया है। तो फाइनली ये है कि धरातल जो है उतना, मतलब कि धरातल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो मानव की क्रियाशील जो मानव है, जो मानव का डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, मतलब कहीं-कहीं परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट ये है, जो अस्थिर पृथ्वी है, इसका मतलब ये हो गया पृथ्वी तो गति कर रही है, बट लेकिन उसका आकार जो है वो स्थिर है। इस पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट ये यहाँ पे क्रियाशील मानव। क्रियाशील का मानव जो है मानव वृद्धि जो कर रहा है, यानी जो मानव अपने विज्ञान के अनुसार आगे बढ़ रहा है और नई-नई टेक्नोलॉजी का विकसित कर रहा है, उससे कहीं न कहीं हमारे अर्थ पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है। इसके बाद परिवर्तनशील संबंध। परिवर्तनशील संबंध का मतलब ये हो कि वातावरण में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। अगर मानव काम कर रहा है तो कहीं न कहीं वातावरण में चेंजिंग होगा कि नहीं चेंज होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ना, है ना? ग्लेशियर का पिघलना, ये सब क्या है? ये सब कहीं मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है, वो कहीं न कहीं उसके द्वारा ही वातावरण में कुछ परिवर्तन और कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो इसको ही एलन सैंपल ने समझाने की कोशिश किया था। 3 में 3 पॉइंट हैं। एक है अस्थिर पृथ्वी, दूसरा है क्रियाशील मानव, तीसरा पॉइंट है परिवर्तनशील संबंध। तो आप अगर ये पॉइंट समझ जाएँगे तो यहाँ पे बस बहुत आसान है। अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी गति कर रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो स्थिर है, वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्रियाशील जो मानव है, मानव वृद्धि कर रहा है, जो मानव अलग-अलग प्रकार से जो ग्रोथ कर रहा है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है? तो उससे उसके द्वारा जो प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारी भौगोलिक दृश्य पर, हमारे अर्थ पर, तो कहीं न कहीं वो इंडिकेट कर रहा है मानव को। तो मानव भूगोल में बस इतना समझना है फ्रेंड्स आपको, कि एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ भूगोल है। इन दोनों में जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो रहा है, उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। बस आपको इतनी बात समझनी है, और इसके साथ अगर आप ये दोनों जो है रटजल के अनुसार, एलन सैंपल के अनुसार अगर ये परिभाषा समझ गए, तो आई होप आपको पूरी डिटेल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र के बारे में। अब फ्रेंड्स इसको विस्तार से समझने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंटों को कवर करना है। पहला है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, ठीक है? दूसरा पॉइंट है आपका उपक्षेत्र, तीसरा पॉइंट है इस जो सामाजिक विज्ञान है उनसे कौन-कौन से विषय जो संबंधित रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल में क्या-क्या आते हैं? देखिए, समाज में जो भी घटनाएँ घटती हैं, जो समाज के द्वारा जो घटनाएँ घटती हैं भौगोलिक दृश्य में, भौगोलिक क्षेत्र में, वो कहीं न कहीं इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो उसके उपक्षेत्र होंगे, व्यवहारवादी भूगोल। मतलब कि व्यवहारवादी की जिस प्रकार से मानव भूगोल यानी वातावरण के साथ, यानी हमारे अर्थ के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो आपका हो जाएगा व्यवहारवादी भूगोल। इसके बाद सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसके बाद है अवकाश भूगोल, इसके बाद सांस्कृतिक भूगोल, फिर लिंग भूगोल, और इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, फिर एक बार चिकित्सा भूगोल। तो भूगोल की भी सामाजिक भूगोल की भी ये उपशाखाएँ हैं, और कहीं न कहीं आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं न कहीं मानव समाज में जो घटनाएँ घटती हैं, उसी से संबंधित हैं। अगर इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ा गया तो व्यवहारवादी जो है ये मानव विज्ञान कहलाएगा, ठीक है? व्यवहारवादी क्या है? मानव विज्ञान कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है? मनोविज्ञान, सॉरी फॉर दैट, मनोविज्ञान कहलाएगा। अब सामाजिक कल्याण जो इसे कल्याण अर्थशास्त्र कहा गया है, अवकाश भूगोल में इसे समाजशास्त्र कहा गया है, सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान कहा गया है,
लिंग भूगोल में इसे समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन, ये तीनों पॉइंट आ जाएँगे इसमें। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास आ जाएगा। इसके बाद चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान आ जाएगा। तो इन सब्जेक्टों से संबंध है कहीं न कहीं ये वाला सब्जेक्ट है। तो इसको रिलेट किया है, यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन-कौन से, इसके उपक्षेत्र कौन से हैं, फिर इसका संबंध किस सब्जेक्ट से है। तो बस आपको इतना पॉइंट ये समझना है। बात करते हैं अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा नगरीय भूगोल के बारे में। अब यहाँ पे जो पॉइंट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नगरीय भूगोल में। नगरीय भूगोल में ये पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नगरीय भूगोल है वो नगरीय अध्ययन और नियोजन के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे है जो है राजनीतिक भूगोल नेक्स्ट है। राजनीतिक भूगोल में 2 है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल को सैन्य विज्ञान कहा जाता है, सैनिक के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया जाता है, उनमें सैन्य शक्ति के बारे में। इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में कोई उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन ये विषय संबंधित है, जनसांख्यिकी से इससे संबंधित है। इसके बाद आवास भूगोल है। आवास भूगोल में आपका कुछ लोग नगर में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, तो ये पॉइंट इसमें आ जाता है। इसके बाद आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल से संबंधित तो किससे, अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब इसके बाद आर्थिक भूगोल को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, आर्थिक भूगोल में संसाधन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, विपणन आ जाएगा और पर्यटन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे तो ये पॉइंट जो है कभी-कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि जो है इसके उपक्षेत्र कौन-कौन से हैं और जो है इसके विषय क्षेत्र कौन से हैं। फिर इसके बाद पूछ लेता है कौन सा सब्जेक्ट से ये संबंधित है। इतने सारे सवाल आपके बन सकते हैं। तो आई होप आप पूरी डिटेल आप समझ पा रहे होंगे। आगे किसी हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको पूरी जवाब मिलेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।